गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको ध्यान है कि अपनों ने नंबर सिस्टम एनटीपीसी के लिए अपनों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके मैंने 4 लेक्चर आपको करवा दिए थे। आज 5वां लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हर लेक्चर के लास्ट में आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको असाइनमेंट अपने डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। उसके बाद आज अपने जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो हैं संख्याएँ। संख्याओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको दिए थे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था, दूसरा ये दिया था, दोनों आरआरबी में आए थे, वो आपको लिखवा रखे हैं ब्रैकेट के अंदर। अब ये कह रहा है कि कौन सी संख्या के गुणनखंड की संख्या सम होगी। जब अपनों ने कल 8 केस डिस्कस किए थे तो आपको एक पॉइंट बताया था कि इवन नंबर तब होंगे फैक्टर्स में जब दी गई संख्या क्या होगी, जब ऑड तब होंगे जब दी गई संख्या क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। कहने का मतलब मैं यहाँ एक नोट में लिख देता हूँ कि अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मान लो 100 10 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर, ऐसे अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके गुणनखंड की जो संख्या होगी, फैक्टर्स जो होंगे, टोटल फैक्टर्स होंगे, वो कौन सी संख्या में होंगे, वो होंगे ऑड, मतलब विषम। कुल गुणनखंड क्या होंगे, विषम। आपको एक एग्जाम्पल से भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। और यहाँ से आपको ये देखना है, देखो गुणनखंड की संख्या सम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, आप दिमाग लगाओ कि यहाँ जो नंबर आपको दे रखे हैं, 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुए तो इनके जो टोटल नंबर होंगे वो क्या होंगे, ऑड होंगे, विषम होंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हमारा आंसर है। इसमें आपको चेक ही नहीं करना। देखो अब जैसे ये है, पहले तो आप ये देखो कि परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या है। ये परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में 2 जीरो है, ये हो सकता है। और यहाँ ये नंबर देखो आप 36 है यार, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 289 170 का स्क्वायर हो गया। ये 625 आपका किसका हुआ, 25 का स्क्वायर। देखो 2 जीरो की जगह तो 0 आ गया। 169 13 का स्क्वायर, ये नंबर किसका हुआ, 130 का स्क्वायर हो गया। 2 जीरो की जगह 1 0। 17 का स्क्वायर 289 होता है। 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ये कितना आ गया 0 और ये कितना आ गया 25। अगर दिया गया नंबर पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो संख्या हमेशा विषम होंगी। इसका मतलब इसके आप फैक्टर बनाओगे तो वो विषम होंगे, इसमें भी विषम होंगे, इसमें भी विषम होंगे। क्यों होंगे, पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है छोटे क्वेश्चन एक एग्जाम्पल से। अगर आपको ध्यान हो 20 का एग्जाम्पल लिया था अपनों ने। सम का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये वाला केस हमारा आंसर होगा 36,000। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 36,000 हमारा क्वेश्चन का हुआ आंसर। अब आप देखो कि इसमें क्या पूछा सेकंड क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी संख्या के गुणनखंड की संख्या विषम होगी। विषम का मतलब क्या है, देखो आप यही पॉइंट आ गया सेम। इसका मतलब हमारा ऑप्शन वो राइट होगा, वो ऑप्शन हमारा राइट होगा जो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। जो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग होगा। बस ये पॉइंट याद रखना है, ना कि आपको एक एक करके सॉल्व करने। और ये देखो 20 यार, जीरो के पेयर बना दो। देखो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर विषम संख्या 0 ऑड नंबर में है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये पेयर में चला जाएगा, ये पेयर नहीं बनेगा। ये एक पेयर में चला गया, 196 14 का स्क्वायर होता है, ये आंसर हो गया। 184 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो किसका है, 2 जीरो की जगह 1 0, 196 की जगह 14, 140 का स्क्वायर। अगर दिया गया नंबर पूर्ण वर्ग है तो इसका मतलब उसके गुणनखंड जो भी करोगे वो क्या होंगे, विषम। इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ, 19,600। देखो क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से करने के लिए 3 बातों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको 30 तक के स्क्वायर, 15 तक के क्यूब और 30 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए। अगर स्क्वायर और क्यूब याद हैं तो ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 सेकंड का है। इसे आप अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ अभी आपको। क्वेश्चन क्या है, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड का पूछा गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते आता है, चाहे आप एसएससी का पेपर उठा के देख लो आप। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में देता ही देता है वो। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे ये ऑलरेडी है तो इसको आप प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड में बदलो, फिर सबकी पावर को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। 34 को अपने ऐसे लिख सकते हैं 2 × 17, 2 × 17 हो गया। ये कितना हो गया 12। 12 को लिखा 4 × 3, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर × 3, क्योंकि 4 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, 4 तो कंपोजिट है, भाज्य संख्या है। 11 ऑलरेडी है। 10 को लिखा अपनों ने 2 और 5। अब आप देखो इनकी पावर को जोड़ो आप, ये कितना हो गया
2 एक बार आ रहा है, यहाँ 17 एक बार आ रहा है, तो ये 12 और 12 24। तो आप एक और एक ऐसे जोड़ लो, एक और एक, 2 और 12 कितना हो गया 24, प्लस 2 और 1 कितना हो गया 3, 13 और 3 कितना हो गया 39, 11 और ये कितना हो गया 18, ये 1 और 1, 2 और 5 कितना हो गया 10। अब इसको अपने को ऐड करना है, देखो आप इसको ऐड करो, ये कितना हो गया आपका 0, 8, 9, 8, 17, 17, 4, 21, 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4, 3 7 और 2 9। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 91। नॉर्मल है, प्राइम फैक्टर में बदलना है, पावर को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था 120 के कुल गुणनखंड ज्ञात करें। कुल गुणनखंड मतलब टोटल फैक्टर आपको बताने हैं, टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड ज्ञात करें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 120 लिखा हुआ है, इसके पहले आप फैक्टर करो 120 के। आपने इसको क्या लिखा, 120 को आप लिख सकते हो 12 × 10, 15 × 8, जैसे मर्जी लिख दो आप, 2 में कहीं भी ब्रेक कर लो आप। आपने लिखा मान लो 15 × 8, 8 को लिखा 2 की पावर 3, 15 को लिखा 3 और 5, ये कितना हो गया। इसमें क्या करते हैं, कुल गुणनखंड जब आप निकालते हो पावर में एक जोड़ते हैं और इनका मल्टीप्लाई करते हैं। पावर में एक जोड़ा 4, एक जोड़ा 2, एक जोड़ा 2, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया 16। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, नोट करो इसे। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 180 के जितने भी इवन फैक्टर होंगे उन सब का टोटल बताना है आपको क्या है 180 के। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी आप केस डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले नंबर 1 पे आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। आपने 180 को लिखा, प्राइम फैक्टर में कैसे लिखोगे, देखो आप जैसे 18 × 10, 18 को लिखा 2 × 9, 2 × 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और 10 को लिखा 2 × 5। अब इसको अरेंज करो आप, 2 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, तो ओवरऑल कितना हो गया 2 बार, 3 2 बार और 5 एक बार। अब अगर अपने टोटल फैक्टर निकालें, टोटल फैक्टर में 2 की पावर 0 वाला हटा देंगे, अगर आपको ध्यान हो, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। अगर मान लो अपने को टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालने होते हैं, सभी का टोटल, सभी का गुणनफल, तो अपने क्या करते, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और यहाँ कितना आ गया 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और यहाँ कितना है 5 की पावर 0 और 5 की पावर आपका हो गया यहाँ से 1। ये तो हो गया सभी गुणनखंड का योगफल। अगर सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर इसमें निकालें, इवन सम गुणनखंड का योगफल अगर अपने को निकालना है, सम का, और योग निकालना है अगर अपने को, तो क्या करते हैं, अपने इसको नहीं लेते, मैंने ये समझाया हुआ है आपको। 2 और 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 की पावर 0 1, आप इसको ऐसे लिख लो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 2 की पावर 1 2 प्लस ये कितना हुआ 4। अगर इस सबको लेंगे तो टोटल आएगा, इसको हटा देंगे तो इवन आएगा, टोटल में से इवन माइनस कर देंगे तो ऑड आएगा। यहाँ कितना आ गया, देखो आप, किसी संख्या की पावर 0 1, ये कितना आ गया 3, 3 का स्क्वायर 9, किसी संख्या की पावर 0 1, ये कितना हुआ 5, सबका ऐड करो आप, ये कितना आ गया 6, 12 और 1 कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 36, इंटू कितना हुआ 13। अब 13 है तो अब 13 को 10 और 3 मान लो, 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ 360, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 108, दोनों को जोड़ दो, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 468 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम बच्चों के ये क्वेश्चन के आंसर राइट थे। जो बच्चे कमेंट दे रहे हैं 100% उनके नंबर पूरे में पूरे आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं सारे टाइप आपको कवर करवाते हुए चल रहा हूँ, नोट कर लो आप। देखो आज का जो टाइप 5 अपने पढ़ने जा रहे हैं ये है आपका नंबर्स। टाइप 5 क्या है, नंबर्स हैं। नंबर्स मीन्स संख्याएं। इस पे जो क्वेश्चन देखो एग्ज़ाम में जो बनते हैं, इसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन आपको पता होने चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर,
कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे के सारे नंबर, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, सम, विषम संख्या, स्थानीय मान, जातीय मान, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मैं आपको समझाता हूँ। फिर उस थ्योरेटिकल बेस पे जो क्वेश्चन बनेंगे, लास्ट में आपको मैं 10 असाइनमेंट दूंगा, क्वेश्चन 10 दूंगा, जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं पढ़ना है, लॉजिक से टिक करना है आपको, हल्का फुल्का कैलकुलेशन हो सकती है, और सबके आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि जो बच्चा कंटिन्यूटी के साथ कम्युनिकेशन है ये बना रहा तो इसी से रिजल्ट आएंगे। ये नहीं कि देख लिया और किसी को बताया नहीं कि कमेंट करना या नहीं करना, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपके अंदर किसी भी तरह का निखार भी नहीं आएगा। अब देखो, पहला इसके अंदर पॉइंट है संख्या के बाद में अगर बात करें तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। ध्यान से समझना, आप कहोगे कि सर ये तो हमें आता है, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे आपके लास्ट के 10 असाइनमेंट में, देखना आप। नेचुरल नंबर को बोलते हैं अपने प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, देखो इसका साइन क्या है, सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एन से, तो इसका मतलब इसको एन से लिखेंगे। अब प्राकृत संख्या क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, अगर इसको ध्यान से देखें, काउंटिंग्स मतलब जिसको अपने गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सकता हो, जिसे गिन सकते हैं, समझ गए आप, जिसे गिना जा सकता हो, ये अपने वैसे समझ के लिए है। अब मान लो कि कैसे आप काउंट कर सकते हो, जैसे क्लास के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर से कोई आया कि जैसे सर क्लास में कितने बच्चे हैं, या तो 15 है या 20 है या 10 है। अब क्लास में बच्चा क्या क्या नहीं हो सकता, क्लास में 0 बच्चा नहीं हो सकता, कि अगर आप पढ़ा रहे हो किसी ना किसी को तो पढ़ा ही रहे हो आप, क्लास में बच्चा आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी ना कोई आया कि क्लास में कितने बच्चे हैं, सर 15.5 बच्चे हैं, मतलब 16वें बच्चे क्या आधा शरीर तो क्लास के अंदर है और उसकी टांगे बाहर हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, इंटीजर फॉर्म में होगा, पॉइंट्स के अंदर नहीं होगा, मतलब डेसिमल में नहीं होगा, और 0 नहीं होगा और माइनस नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ नंबर जो स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा ये इनफाइनाइट तक। सबसे पहले नेचुरल नंबर बना, फिर उसके बाद जो डिज़ाइन किया गया वो किया गया होल नंबर। होल नंबर, आपको ये नाम याद होने चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग का जो अक्षर है वो यहीं से लिया जाएगा। होल नंबर्स, होल नंबर्स को क्या बोलते हैं, होल नंबर्स को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या है, ये नेचुरल नंबर की तरह ही है। स्टार्टिंग का नंबर देखो आप W, सिर्फ ये नेचुरल नंबर की तरह एक एक्स्ट्रा क्या इसके अंदर ऐड हो रहा है, इसमें 0 ऐड हो रहा है। पूर्ण जो अपने आप में कंप्लीट है, ये नंबर कंप्लीट है, या 0 आ गया, 1 2 3 4 5 ऐसे। देखो आप यहाँ से तो ये नेचुरल नंबर ही है और यह एक 0 एक्स्ट्रा है, मतलब पूरा का पूरा प्राकृत संख्या है और 0 इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो यस और नो में क्या बन सकता है। मान लो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर है, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, यस, क्योंकि देखो आप यहाँ से नेचुरल नंबर हो गया। अगर मैं इसका उल्टा पूछ लूँ कि जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर में आते हैं, आप कहोगे नो, क्योंकि 0 एक्स्ट्रा है। या इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि नेचुरल नंबर होल नंबर में कौन सी एक ऐसी संख्या जो दोनों को अलग अलग करती है, 0, क्योंकि 0 जो है वो इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, तो 0 एक डिफरेंट नंबर है। 0 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को अलग करता है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ सकते हैं, यस, जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल में आएंगे, नो, ऐसी कौन सी संख्या जो इन दोनों को अलग अलग करती है, 0। क्लियर है? या मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ इसी पर, आप क्वेश्चन एग्जाम में ये आया हुआ है, रेलवे में बात करूं, ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सी, अपने को छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर डिस्कस करने जो आपके गलत हो सकते हैं, जो प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर संख्याएं, नेचुरल नंबर तथा पूर्ण संख्या में अंतर पैदा करती है। पूर्ण संख्याएं W में अंतर प्रदर्शित करती है, मतलब दोनों में किस संख्या से आप डिफरेंस क्रिएट करोगे, प्रदर्शित करती है, ऐसे समझ लो आप। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। इसका आंसर क्या है, 0, क्योंकि 0 इसके अंदर आता है, इसमें नहीं आता, तो 0 एक डिफरेंट नंबर है। बाकी नंबर तो देखो आप यहाँ से ये वाला रीड करो और यहाँ से ये रीड करो, दोनों सेम है, तो अंतर किस में हुआ, 0 में। क्लियर है? ये नोट कर लो आप इसे एक बार। तीसरा नंबर अगर अपने देखें तो तीसरा नंबर आता है पूर्णांक।
पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, पूर्णांक का मतलब क्या है, जैसे आपने आई से लिखा इसे, तो आपने देखो 1 2 3 भी कवर कर लिए, 0 भी कवर कर लिया, अब कौन सा बचा, माइनस, तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर होंगे वो माइनस से स्टार्ट होंगे, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 ऐसे। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि पूर्णांक को आप आई से भी लिख सकते हैं, सही है, इसको अपने जेड से भी लिखते हैं। जेड से क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये ज़ेहलीन नामक एक साइंटिस्ट ने इसे बनाया था जो जर्मन के अंदर रहता था, वहाँ से ये शब्द आया है ज़ेहलीन नाम से। जेड और आई दोनों ही सिंबल हैं इसके। अगर यहाँ से आप देखें, अगर आप यहाँ पॉजिटिव नंबर काउंट करते हैं यहाँ से, तो ये धनात्मक पूर्णांक है। अगर यहाँ से इसका पहला पॉइंट बना दूँ मैं, धनात्मक पूर्णांक, ये पता होनी चाहिए बेसिक चीज़ें आपको। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखो धनात्मक पूर्णांक i प्लस 1 2 3 ऐसे। अगर 1 2 3 की बात करें, ये लगातार नंबर चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक तरह का प्राकृत संख्या भी तो हो गया ये भाई। प्राकृत संख्या भी तो आपकी एक से स्टार्ट होती है, इसका मतलब इसको आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ बात करें अपने ऋणात्मक पूर्णांक की। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर नेगेटिव इंटीजर जैसे बोलेंगे, ये आपका नंबर शो होगा यहाँ से i माइनस से, किससे शो होगा, i माइनस से, और ये नंबर कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, देखो यहाँ से ये वाला यहाँ तक। 0 न्यूट्रल है, 0 धनात्मक ऋणात्मक में नहीं आता। ये नंबर हो गया आपका -3, -2 और -1, मतलब माइनस इनफाइनेट से -1 तक, और ये 1 टू इनफाइनेट। ये क्लियर है पॉइंट, धनात्मक और ऋणात्मक। नोट करो आप इसे एक बार। देखो नंबर 4 पे अपने डिस्कस कर रहे हैं परिमेय संख्या। शुरुआत के अंदर ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा कि मतलब ये नंबर्स तो हमें नॉलेज है, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको जानना। नंबर 4 पर आ रहा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। देखो इसकी 2-3 डेफिनेशन है, देखो कैसे। पहली डेफिनेशन इसकी ये है कि जिसे p/q फॉर्म में लिखा जा सकता हो, p/q रूप में लिखा जा सकता हो, जो हो वो भी सही है, जिसे लिख सकते हैं वो भी सही है, लिखा जा सकता हो। और यहाँ p और q दोनों क्या हैं, p और q दोनों है आपके पूर्णांक, इंटीजर। और दूसरी कंडीशन क्या है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये अभी मैं क्वेश्चन एग्जांपल से बताऊंगा आपको, या अभी समझ लो आप इसका एग्जांपल। जैसे मान लो पूर्णांक है 2/3, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अभी आपको बताया पूर्णांक 1 2 3 0, माइनस में भी संख्या हो सकती है, माइनस में ले लिया आपने, इसको पॉजिटिव ले लिया। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। आपने 4 लिखा जिसे p/q रूप में लिखा जा सकता हो, विच कैन बी रिप्रेजेंट इन टू द फॉर्म ऑफ p/q। आपने लिखा 4/1, ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या हो गया। आपने 0 लिखा 0/1, क्या आप इसको 1/0 लिख सकते हैं? 1/0 इनफाइनाइट होगा, तो ये हो गया गलत। क्लियर है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, जिसे √n फॉर्म में लिख सकते हैं। √n बच्चों को ज़्यादातर ये पता होता है, ये पॉइंट बहुत बच्चों को कम क्लियर है। √n जो है, n यहाँ क्या है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसे? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो रैशनल में आ जाएगा। ये आ गया आपका, ये है परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। कैसे देखो आप, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल में 100 का वर्गमूल, हमें पता है कि ये एक पूर्ण वर्ग है, तो इसका आंसर कितना आया 10/1। p/q फॉर्म में लिख दिया आपने, रैशनल नंबर हो गया।
मान लो कोई नंबर है आपका 6.25, इसका अंडर रूट 2 की जगह 1 आएगा और 25 2.5 जिसे आपने सॉल्व किया, ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 2, p/q फॉर्म हो गया। ये रूट n जो क्या है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये आपका आंसर हो गया। अब इस पे क्वेश्चन इसका है कि सिंबल क्या है, इसको लिखेंगे किससे। जब आप किसी ना किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं, देखो रेशनल नंबर का r नहीं आ सकता क्योंकि r तो रियल को शो करता है, वास्तविक संख्या को, तो इसका जो सिंबल है वो है q। q का मतलब क्या है, क्वोशिएंट। जब आप किसी ना किसी संख्या को भाग देते हैं तो भागफल आता है, भागफल को क्वोशिएंट बोलते हैं, तो इसका साइन जो होगा वो क्या होगा, q होगा। तो ये चीज़ें एक बार क्लियर होगी, आपको नोट करो इससे। नंबर 5 पर अपने डिस्कस कर रहे हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। आई से आप लिख नहीं सकते क्योंकि इंटीजर को शो करता है, इसका जो साइन है वो क्यू डैश है, साइन से कोई मतलब नहीं, अपने को तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इसका क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, देखो आप, पहला ये है कि कोई नंबर जो रेशनल ना हो वो इरेशनल होगा। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या है, जिसे आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरा क्या है, जिसे आप रूट n फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन n यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, n जो है वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ लिख दिया √2, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, 1.414 आगे ही चलता रहेगा। देखो आप क्या है, √3, √11, इस तरह के क्वेश्चन, जैसे 12 की पावर 1/3, इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। देखो इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये किसी संख्या की पावर 3 में नहीं लिखा जा सकता। अगर आप दो संख्याओं को जोड़ दो, √2 + √3, तो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, पाई ई लोग के अंदर यूज़ करते हैं और फाई गोल्डन रेशो होता है। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है पाई। अब पाई पे क्वेश्चन क्या है, देखो आप नोट के अंदर, अगर क्वेश्चन में पाई लिखा हुआ है तो वो होगा अपरिमेय संख्या, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अगर पाई की जगह 22/7 लिखा हुआ है, पाई का मान 22/7 सर्किल में यूज़ करते हैं, तो ये होगा आपका परिमेय संख्या, ये क्या होगा, परिमेय संख्या। इसे बोलते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ये आप लिख लेना। पाई 22/7, पाई अगर है तो अपरिमेय, 22/7 है तो आपका क्या होगा, परिमेय होगा। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसे नोट करो। अब इस पे मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, 2-4 आपको क्लियर होगा। देखो जो पॉइंट अभी अपनों ने पढ़े हैं, इस पे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये बताना आप, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय मतलब रेशनल नंबर। देखते हैं आप कैसे इसको समझते हो, परिमेय है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन 110 का अंडर रूट, दूसरा क्वेश्चन है 142 का अंडर रूट, तीसरा है 64, यहाँ कितना लिखा हुआ है 3, और यहाँ लिखा हुआ है आपका 7, और ये लिखा हुआ है मान लो 12। अब समझना ध्यान से आप, देखो 110 और 142 पे चलते हैं अपने। परिमेय संख्या ये कहती है कि नंबर जो है वो √n फॉर्म में होना चाहिए, एक तो ये है, n जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। दूसरा ये है जिसे आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है। अब आप देखो 110, देखो क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ये तो याद कर ही लो आप। 1 से 15 तक के क्यूब ये याद होने चाहिए। तीसरा 1 से 30 तक के पहाड़े, टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। अब आप देखो 110 जो है
9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। ये एक आंसर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर 121 होता है यहाँ तो आप 11 लिखते, 11 को आप 11/1 लिख कर आप बोलते थे कि ये रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है। 142 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 144 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब आप कहो कि इन दोनों में से कि सर हमने ये तो पॉइंट पढ़ा नहीं, ये हल्का सा मैंने अलग दे दिया, ये घातांक करने का रूल है और लगभग आप इतने टाइम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक डेढ़ साल से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज तो होगा। ये क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में n यहाँ लिखा हुआ है, क्या इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं a1/n। इसका मतलब अगर मैं 64 को लिखूं, 64 को मुझे लिखना है 64 की पावर 1/3। अब 64 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते 4 की पावर 3 और 1/3, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अगर ये कट गए तो ये कितना आ गया 4, जिसे p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये आपका नंबर जो हुआ वो रेशनल हुआ। अगर आप 12 को लिखने की बात करें, मान लो इस पॉइंट को समझे 12 को, इसको आपने लिखा 12 की पावर 1/7। जब आपने 1/7 लिखा तो ये किसी संख्या की पावर 7 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा तो ये आपस में कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या हुआ 64 का क्यूब रूट, उसका घनमूल जो क्या है 4। तो इसे नोट करो आप। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना वो है रियल नंबर। रियल नंबर की बात करें, पॉइंट नंबर 6, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। इसका देखो रियल नंबर का जो सिंबल है वो कौन सा है आर। इसका मतलब इसको आप किससे लिख सकते हैं आर से। रियल नंबर का मतलब क्या है, आप नेचुरल जो भी रेशनल और इरेशनल नंबर है उन दोनों का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या क्या इसमें आएगा, इसमें रेशनल मतलब परिमेय संख्या भी आएगा और इसके अंदर इरेशनल अपरिमेय संख्या भी इसके अंदर आएगा। अब देखो एग्जाम्पल के लिए जो कुछ सोचो सब कुछ है अब इसके अंदर। जैसे आपने मान लो लिखा जैसे 5 जो है वो रेशनल नंबर में आता है। कैसे, क्योंकि आप 5/1 लिख सकते हैं, तो ये आएगा आपका रियल में। अगर रियल में दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे आपने लिखा √11, ये नंबर इसमें आता है तो ये भी आएगा। आपने लिखा पाई इसमें आता है तो इसमें आ गया। आपने लिखा 22/7, ये इसमें आ रहा है तो ये आ गया। आपने लिखा मान लो 121 का वर्गमूल 11, ये इसमें आ गया। जो भी आप नंबर लिखो, आपने लिखा 5.4 p/q फॉर्म में लिख सकते हैं पॉइंट हटा के। रियल नंबर में, रियल नंबर में सारे नंबर आएंगे रेशनल और इरेशनल। तो अब मैं इन सबको एक साथ समझाऊंगा, फिर इस पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नोट कर लो आप। देखो जो भी अपनों ने पॉइंट समझे इन सबको एक साथ समझते हैं और इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या, देखो सबसे पहले अपनों ने समझा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं 1 2 3 नेचुरल नंबर हो गए, ये डायग्राम से समझते हैं देखो आप। फिर इसके बाद आया होल नंबर। होल नंबर में ये तो था ही, लेकिन इसके साथ 0 भी था तो ये 0 आ गया यहाँ से। फिर इसके बाद पहले नेचुरल नंबर आया, फिर होल नंबर आया, फिर इंटीजर आया। इंटीजर मतलब आई, जहाँ आप इसको z से लिख सकते हैं। इसमें माइनस के नंबर भी होंगे, जैसे -3, -2 और -1। ये 3 पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद आया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसी में ही है। रेशनल नंबर आ गया आपका q, जिसे आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। 3/4 -2/3 आपने लिख दिया, मान लो यहाँ 8 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, वो सारा का सारा इसमें आ गया। इसके बाद आया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को अपनों ने q' से लिखा, जिसमें √2, √3, पाई, e, ये सारे के सारे नंबर किस में आए इरेशनल में। और ये सारे के सारे ये नंबर और ये नंबर किस में आते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर में सारे, इसको अपनों ने एक डायग्राम से शो किया। अब देखो इस पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। जैसे ये डायग्राम बन गई, अब ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर बताना है। देखो क्या है, आपको आंसर बताना है ट्रू और फॉल्स के अंदर, सही और गलत में। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो ये छोटे वाला बाहर बड़े वाले में कवर हो रहा है, जब आप छोटे से ज़्यादा वाले में जाओगे तो यस होगा, तो इसका मतलब यस। अब सेकंड क्वेश्चन है, क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर हैं?
ये सारे के सारे पूर्णांक में आते हैं, यस। तीसरा क्वेश्चन, क्या जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं? ये सारे के सारे ये नंबर, नो, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 इसमें माइनस एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। चौथा क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि जितने भी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या वो अपरिमेय संख्या में आती हैं? क्यू परिमेय संख्या, क्यू डैश अपरिमेय संख्या। देखो ये तो डायग्राम ही अलग हो गया, जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हो, इसका किसी के साथ मेल ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ आंसर क्या होगा, नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको ये बताना है कि जितने भी परिमेय संख्या हैं क्यू, वो सारी की सारी रियल नंबर में आती हैं, वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में सारे आते हैं, तो ये क्या हुआ, यस। अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी अपरिमेय संख्या हैं वो सारी की सारी वास्तविक में आती हैं, तो आंसर होगा यस। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ, कम से ज़्यादा में जाएंगे यस, ज़्यादा से कम में आएंगे नो। देखो यस यस यस, नो 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 नो, यस। क्लियर है, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट पॉइंट अपने डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे एक साथ हो गए। अब अपना पॉइंट अपने डिस्कस कर रहे हैं अभाज्य और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इंग्लिश में नाम आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदी में ध्यान ना तो इंग्लिश में आप रीड कर सकते हो, प्राइम नंबर और भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, काफ़ी इसमें कोशिश करूँगा मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर करवाने की। देखो प्राइम नंबर क्या है, पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, अपने बोल देते हैं जिसके गुणनखंड नहीं होते वो अभाज्य संख्या है। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, जिसके गुणनखंड की संख्या, टोटल फैक्टर्स अगर अपने बात करें, गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड जो है, या ऐसे कह दो आप, वो कितने होने चाहिए, 2। एक तो एक और एक नंबर इटसेल्फ, मतलब एक नंबर खुद होना चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 के फैक्टर करो आप, एक तो 1 हुआ और एक 2 हुआ, एक और एक नंबर वो खुद, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसे। ये क्वेश्चन है जिसमें देखो आप सारे के सारे क्या है, किसी 19 × 1 23 × 1, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते किसी में, तो ये किस में आएगा, ये आपका आएगा प्राइम नंबर में। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 है, ये वाला, जो कि सम है। सम विषम के बारे में तो हर बच्चे को पता होता है, सम है मतलब इवन है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या, कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती, अभाज्य नहीं होती, नहीं होती। देखो आप, क्योंकि अगर कोई और सम संख्या होगी, जैसे मान लो आपने कहा यहाँ 20 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, तो उसके टुकड़े होंगे 20 2 × 10, 22 2 × 11, एक तो होगा ही होगा, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि क्या है, सम। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1 से 25 तक अभाज्य संख्या आपको बतानी है क्या है, आपका यहाँ आंसर आएगा 9। मैं भी बताऊंगा आपको कैसे। फिर इसमें पूछा जाता है 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 9 6 15, 6 ऐड कर दो आप, 1 से 75 तक। ये क्वेश्चन तो आरपीएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। फिर 6 ऐड कर दो आप, कितना होगा 21। अगर आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, तो यहाँ इसका चौथा हिस्सा कर दो, कितना हुआ 25। ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से। क्लियर। अब आप देखो 9 की कंडीशन अगर अपने चेक करें 25 तक,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो आप, इसका मतलब 1 से 25 तक कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे चेक करोगे आपको 6 और मिल जाएंगे, आगे चेक करेंगे 6 और, आगे चेक करेंगे आपको 4 मिल जाएंगे। इसी में घुमावदार क्वेश्चन क्या हो सकता है वो लास्ट में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, लेकिन यूज़ इसी का ही होगा, जो अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपने डिस्कस करते हैं भाज्य संख्या। अब अपने सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर को क्या क्या बोल सकते हैं, देखो आप तभी मैं आपको कर रहा हूँ, इंग्लिश नाम पता होना चाहिए। एग्जामिनर यहाँ भाज्य लिख सकता है, यहाँ संयुक्त लिख सकता है, इस जगह पर इसका नाम यौगिक भी हो सकता है। लेकिन अगर आप भूल जाओ तो आपको क्या करना है, आपको कंपोजिट ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है कि इसमें इसकी जो डेफिनेशन है, अपने कह देते हैं कि इसके गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जिसके गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या या कुल गुणनखंड 3 या 3 से ज़्यादा हों, 3 या 3 से ज़्यादा हों, टोटल फैक्टर। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के लिए 2 उसमें कवर, 3 कवर, 4, 5 उधर चला गया, 6, 7 उधर, 8, 9, 10, 11 उधर चला गया, 12, ऐसे 4 के फैक्टर करें। 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। इसका मतलब अगर मैं 6 के फैक्टर करूं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, जिनके गुणनखंड की संख्या 3 या 3 से ज़्यादा हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, देखो ये 4 से स्टार्ट हुआ, वो आपका 2 और 3 से स्टार्ट हुआ था, ये 4 से स्टार्ट हुआ, 1 दोनों में नहीं आया। इसका मतलब 1 न तो भाज्य है, मतलब ना तो ये कंपोजिट में आएगा, और न ही अभाज्य है, और न ही अभाज्य है, और न ही किस में आता है, ये प्राइम नंबर में। अब आप सोचो कि क्यों नहीं आता, क्योंकि 1 के जब आप फैक्टर करोगे, इसके गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड तो 1 ही होंगे। भाज्य संख्या ये कहती है, भाज्य नंबर ये कहता है कि गुणनखंड 2 होने चाहिए, 2 नहीं हो रहे। कंपोजिट ये कहता है कि फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहे। तो 1 ना तो भाज्य में आएगा और ना ही आपका भाज्य में आएगा, ये नोट करो आप एक बार। जैसे मान लो एग्जामिनर कोई क्वेश्चन देता है कि इन दोनों से रिलेटेड अगर अपने क्वेश्चन बनाए, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, अभाज्य है, प्राइम नंबर आपको बताना है। देखो मान लो कि इसने क्वेश्चन दिया 198, दूसरा क्वेश्चन दे दिया 207, तीसरा क्वेश्चन दिया उसने 37, और चौथा क्वेश्चन दे दिया आपको 51। ये क्वेश्चन है, आपको ये बताने की कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। देखो आप पहले तो आप ये देखो कि लास्ट में 8 आ रहे हैं यहाँ, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, और ये सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या भाज्य नहीं होगी, इसका मतलब ये कंपोजिट में आएगा। अब इसके बारे में हमें पता नहीं, तो आप इसके संख्याओं को जोड़ो, देखो 2 और 7 9 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें 9 का भाग जाएगा। अगर किसी में भाग जा रहा है, टुकड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो कंपोजिट में होगा। 37 अपने को पता है कि 37 एक प्राइम नंबर है। 51 में भी देखो 5 और 1 6 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, 37 इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा आंसर। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, और बाकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट अपने डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 7, स्थानीय मतलब प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान तथा जातीय मान, तथा जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले कई बच्चों के मन में ये डाउट था कि सर कोर्स पूरा होगा। कोर्स आपको बता दिया, कोर्स सारा A to Z पूरा होगा। आप अलग से फोल्डर बना लो, मनदीप मैथ्स नाम से, सारे क्वेश्चन उसमें लिखते जाओ, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा।
जो बच्चे नहीं पढ़ रहे वो बाद में पछताएंगे कि एक हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी कि भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल रही हैं, सिर्फ आपको हर रोज़ 1 घंटा पढ़ना ही तो है, आधा 40-50 मिनट जो भी हर रोज़ की आपकी वीडियो होगी, सारे क्वेश्चन सारे टाइप आपके सारे पेपर में अच्छे से पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे, इसी से रिलेटेड और एक्सपेक्टेड लास्ट में मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको कराऊंगा। स्थानीय जातीय मान क्या है, फालतू का एक भी पॉइंट नहीं करवा रहा है जो आपके रेलवे से बाहर हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहो डेडिकेशन के साथ, ये मौके बार बार नहीं मिलने वाले। स्थानीय मान और जातीय मान की अगर बात करें, जैसे कोई नंबर है 5, 8, 7, 3 और 2, अगर मैं 5 का स्थानीय मान आपसे पूछूं कि इसमें 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान, स्थान मतलब उसका स्थान कौन सा है, तो 5 के आगे 1, 2, 3, 4 0 लगा देंगे। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि ये 1 नंबर पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 100 पे आता है, ये 1000 पे आता है, ये 10,000 पे आता है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 50,000। अगर आपसे पूछा जाए कि 8 का स्थानीय मान बताओ, इसकी प्लेस वैल्यू, तो 8 के आगे 3 0 लगा देंगे, 8 के आगे 3 0 लगा देंगे। अगर आपसे पूछा जाए 7 का स्थानीय मान, तो 7 के आगे 2 0 लगा देंगे। 3 का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो 3 के आगे 0 लगा देंगे। 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान 2 सेम रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप इसको ऐड करोगे, सारे नंबर्स को जब आप ऐड करोगे, यही नंबर आपको दोबारा मिलेगा, ये दोनों नंबर मिल गए आपको सेम। अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में स्थानीय मान हो गया आपका ये, अब स्थानीय मान की जगह यहाँ आपसे पूछा जाए जातीय मान, मान लो एग्जामिनर कहता है कि आप इसका जातीय मान बताओ, आप जातीय मान फेस वैल्यू, जातीय मान होता है सेम नंबर, सेम, जैसे 5 का जातीय मान आपसे पूछा जाए कि 5 का जातीय मान बताओ आप, 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान, 8 का जातीय मान, 7 का जातीय मान, 3 का जातीय मान, 2 का जातीय मान, सेम नंबर। 5 का जातीय मान मतलब जो उसका फेस है, मतलब आप जैसे आप देखो कि हर आदमी का चेहरा एक ही है, इससे याद रख सकते हैं आप फेस। 5 का जातीय मान 5, 8 का 8, 7 का 7, 3 का 3, 2 का 2। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा। इस पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा सारा पॉइंट। जैसे कोई क्वेश्चन है इस पे रिलेटेड, जैसे 4, 8, 7, 3, मान लो यहाँ 2 लिखा हुआ है, में 8 के स्थानीय मान प्लेस वैल्यू तथा जातीय मान फेस वैल्यू का योगफल ज्ञात करें। इसका आपको बताना है टोटल इनका क्या होगा। देखो आप समझो क्वेश्चन को क्या है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। 8 का स्थानीय मान, आपने लिखा 8 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए आप। 8 के आगे कितनी जीरो आएंगी, 8 के आगे जीरो आएंगी 2, ये कितना हो गया 8। 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान ये कितना आ गया 8। जातीय मान तो सेम ही रहेगा। अगर 7 का स्थानीय मान पूछा जाता तो 7 के आगे एक जीरो आती 70 होता है, 4 के आगे 3 जीरो होती स्थानीय मान में 4000 होता है, यहाँ 4 जीरो होती 20,000 होता है 2 में। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, टोटल पूछा गया, तो टोटल कर देंगे तो कितना हो गया 808। ये आपका आंसर आ गया। मान लो एग्जामिनर आपको कहता है कि इसका अंतर बताओ, इस जगह पे डिफरेंस, तो 800 में से 8 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 792। ये भी हो सकता है। अगर आपसे कह दे कि इसके स्थानीय मान को जातीय मान से डिवाइड करो, आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिजल्ट कितना आ गया 100। अगर आप ये कहते हैं कि मल्टीप्लाई करो आप, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ गया 6400। ये सारे आंसर आप तब बता पाओगे जब आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। क्लियर है ये पॉइंट, आप इसे नोट करो। आप इसका एक नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ मैं इसमें। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया आपको 3, 4, 5, 6.721 पॉइंट वाले क्वेश्चनों में कैसे निकालेंगे। अब इसका अगर अपने को मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए 7 का
2 का और 1 का स्थानीय मान ज्ञात करें। स्थानीय मान, देखो समझना पॉइंट को, बहुत अच्छे से समझना ये पॉइंट। प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे इसे, देखो क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे आप 6 लिखते हो तो 6 की जगह आपने यहाँ लिखा 1, पॉइंट तो यही हुआ। 5 के आगे आपने एक 0 लगाई, मतलब आपने इसको 10 से गुणा किया, 5 × 10 तभी तो 50 हुआ। 4 के आगे आपने 2 0 लगाई, मतलब आपने मल्टीप्लाई किया 100 से। 3 के आगे आप 3 0 लगा रहे हो इसमें, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो आप 10 का भाग दे रहे हो। ये 1000 हो गया, 100 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ जो नंबर आएगा 7 का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा 7/10, मतलब 0.7। इसका मतलब अगर आपसे 2 का पूछा जाए तो 2 का स्थानीय मान होगा 2 ये आ गया 10 और फिर 10, ये कितना आ गया 2/100, मतलब ये 0.02 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए 1 का स्थानीय मान बताओ आप, तो 1 में कितने का भाग दे देंगे, 1 2 3 का भाग दे देंगे, तो रिजल्ट हुआ 0.001। और अगर आपसे पूछा जाए इनके जातीय मान सबके सेम रहेंगे, 7 का 7, 2 का 2, 1 का 1, 3 का 3, 4 5 6 सारे सेम। इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है उसको कैसे करेंगे। पॉइंट के बाद पहले वाले में 10 से भाग, 100 से भाग, 1000 से भाग। उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका सम और विषम संख्या है। जैसे ये करवाने की ज़रूरत नहीं, ये तो आप हर बच्चे को पता होगा। सम इवन नंबर और ऑड नंबर में रफली बता देता हूँ क्या है। विषम संख्या, सम का मतलब क्या होता है, जिसके लास्ट में जिसमें 0 2 4 6 8 हो, या 2 का भाग जाए, जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 हो, वो विषम संख्या है। इस पे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, देखो आप, जैसे एग्जामिनर ने कहा कि x कोई एक सम संख्या है, जो काम की बात पे आ जाते हैं। देखो क्या है, आपको ये बताना है कि विषम संख्या कौन सी होगी, ऑड नंबर। तो आपको विषम संख्या बतानी है क्या है, ऑड नंबर। ध्यान से समझ लेना इस पॉइंट को। इसके ऑप्शन दे रखे हैं x + 2, x - 2, 2x, x + 1, ये क्वेश्चन है। अब आपको ये समझ में आ गया कि सम है। जैसे आप एग्जांपल में कोई भी सम ले लो, जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है, 10 ले लो, 12 ले लो, 200 ले लो, जो आपका मन करे। मान लो अपनों ने यहाँ एग्जांपल लिया कि x की जगह हमने ले लिया 10, ये हमने मान लिया, कुछ भी नंबर मान लो आप। विषम संख्या वो होती है जैसे 11 9 ऐसे नंबर होंगे जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा। सम वो जिनमें 2 का भाग जाता है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। अब आपने 10 यहाँ पुट किया, देखो आप 10 और 2, 10 पुट करते, 10 और 2 कितना हो गया 12। 12 एक सम है, आपको विषम चाहिए, तो ये गलत हो गया। 10 में से 2 गए 8, गलत हो गया। 10 का डबल किया 20, ये भी सम संख्या है, गलत। 10 और 1 कितना हुआ 11, ये विषम संख्या है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, x + 1। अब एग्जामिनर कैसे भी कर सकता है, वो यहाँ विषम दे के पूछ सकता है, अगली सम संख्या पूछ सकता है। मान लो इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि ये सम संख्या है, आपको आगे की सम संख्या बतानी है, अगली क्रमागत सम संख्या, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो 10 के बाद कौन सा आएगा, 12 आएगा। तो अब 12 के हिसाब से आपका आंसर ये होगा। क्योंकि मैं जो आज आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो लास्ट ईयर के सारे पेपर्स मैंने बताए जो छोटे छोटे क्वेश्चन है। और आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन 10 का 10 में से गलत नहीं होना चाहिए। और जाने से पहले, क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है। ये क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसकी PDF क्वेश्चन की अगर आपको चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, मनदीप मैथ्स। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी डिटेल दे रखी है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। और एक हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है, अगर किसी बच्चे को लाइव क्लासें लेनी है, अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वैसे तो मैं इसमें करवा ही रहा हूँ, अगर आपको सब्जेक्ट की डेप्थ समझनी है SSC, स्पेशली SSC वाले बच्चों के लिए, तो वो हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। जो लाइव बैच है उसके अंदर 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहती है हर रोज़। उसकी सारी डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आप मनदीप मैथ्स तो सर्च कर ही लो आप। और जाने से, क्वेश्चन करने से पहले जो भी बच्चा करता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना आप। बार बार मैं कहता हूँ कि जो बच्चे करते हैं लाइक, मेरे को लग रहा है शायद कई बच्चों को लाइक के बारे में पता ही नहीं है। देखो लाइक आप पढ़ते हो ना, स्क्रीन के नीचे यहाँ लाइक और डिसलाइक भी लिखा होता है, आप लाइक को प्रेस करना होता है। शायद मुझे लग रहा है पता नहीं, इसलिए बच्चे देखते हैं मान लो 600 700 और वहाँ लाइक होते हैं 100 से 100 सवा 100। अगर अपने देखते तो ये हमारे लिए फीस है। हमेशा याद रखना, कर भला सो हो भला। अगर आप किसी की चीज़ को अप्रिशिएट करते हो,
कर भला सो वो हो भले का मतलब क्या है कि जैसे अपने कोई चीज़ अपने को अच्छी लगी, मान लो मैं किसी टीचर से पढ़ा, अगर मैं स्टूडेंट था तो मैं उसको अप्रिशिएट करता था कि यार इस टीचर ने हमारे लिए इतना कुछ किया। आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, 40-40 50-50 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, आपके सारे नंबर्स की जिम्मेदारी हमने ले ली कि 30 में 30 नंबर आएंगे, आपके मेंस में 35 में 35 आएंगे। इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब क्वेश्चन करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। देखो इसमें क्वेश्चन जो आपके स्टार्टिंग में दो देखे हैं, क्वेश्चन पढ़ो आप। 8 3 3 7 4 9 5 0 2 में 4 और 2 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर, इसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, ALP। मैंने इसलिए दिए क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के, ALP के, NTPC के और इस तरीके के क्वेश्चन है, ताकि अपने को पिछले साल के पेपर करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगला पेपर आपका NTPC का है क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका RRB का है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन मैंने आपको ये दे दिए हैं, आप देख लो स्क्रीन पर। ये टोटल क्वेश्चन जो है आपके 10 हैं। इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, और बाकी के सारे आपको नोट करने हैं इसके अंदर। इनके आंसर हर बच्चे को कमेंट बॉक्स के अंदर आपको देने हैं, और ये आपने नोट कर ही लिए होंगे। तो कल फिर नेक्स्ट किसी टाइप के साथ मिलते हैं। पूरे के पूरे जो मैंने आपको पढ़ा दिया साथ के साथ रिवीजन करते रहें। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है ऊपर, RRB NTPC ग्रुप डी नाम से एक बच्चे का कमेंट था कि सर प्लेलिस्ट बना दो आप, वहाँ से आप देखो। मैंने 5 पेपर भी सॉल्व करवा रखे हैं, ताकि आपको पहले पेपर सॉल्व कर लो, आपको एक आइडिया लग जाए क्या लेवल है, उससे ऊपर लेवल का अपने पढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।